lecture for this learning session. So let's start. Let's start lecture number 2 of chapter Air. In the previous lecture, students, we have learned about the air, that air is composed of different gases and it is a mixture of gases. And in today's lecture, we will learn about the layers of atmosphere and wind, in which we will discuss about thermals, sea breeze and land breeze. We will also discuss about the atmospheric pressure and the effects of atmospheric pressure. So let's start today's lecture with the layers of atmosphere. But students, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। तो स्टूडेंट्स, आप सब लोग जैसे जानते हैं हमारे सराउंडिंग में एयर प्रेजेंट होती है जो कि मिक्सचर होती है डिफरेंट गैसेस का। तो ये हमारे ऊपर, हमारी ज़मीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर जो ये एक ओशन है, एयर का जो एक समंदर है, इसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो द ओशन ऑफ एयर अबव अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। लेकिन जो एटमॉस्फेयर है इसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं। तो आइए हम अब देखते हैं कि व्हाट आर द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। दिस एटमॉस्फेयर इज़ कंसिस्ट ऑफ 5 डिफरेंट लेयर्स। नंबर 1 इज़ ट्रोपोस्फेयर, नंबर 2 इज़ स्ट्रेटोस्फेयर, नंबर 3 इज़ मीजोस्फेयर, नंबर 4 इज़ थर्मोस्फेयर एंड नंबर 5 इज़ एक्सोस्फेयर। आइए अब हम एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फेयर। तो वो लेयर एटमॉस्फेयर की जो कि ज़मीन के सबसे करीब होती है उसे कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर, और ये ज़मीन से लेकर तकरीबन 12 किलोमीटर तक बड़ी होती है। ये ट्रोपोस्फेयर एटमॉस्फेयर की वो लेयर है जिसमें हम सब सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों स्टूडेंट्स? उसकी वजह ये है कि इसी ट्रोपोस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और डिफरेंट गैसेस जो हैं वो मौजूद होती हैं, और ऑक्सीजन की वजह से ही हम जिंदा है। तो इसी वजह से ट्रोपोस्फेयर वो लेयर है एटमॉस्फेयर की जिसमें हम सब सर्वाइव कर सकते हैं। अगर हम इसके अलावा अगली लेयर में जाएंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, वो हम नेक्स्ट लेयर में देखते हैं। इसी ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो हमारे प्लेन्स होते हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा है, ये जो प्लेन्स वगैरह हैं, ये सब आपके पास इसी ट्रोपोस्फेयर की रीजन में ही ट्रैवल करते हैं। अब हम जाते हैं नेक्स्ट लेयर पर जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। इस स्ट्रेटोस्फेयर की जो हाइट होती है वो कितनी होती है? 12 से 50 किलोमीटर तक होती है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो ट्रोपोस्फेयर है और स्ट्रेटोस्फेयर है, इनके दरमियान एक बाउंड्री प्रेजेंट होती है जिसे कहा जाता है ट्रोपोपोज। तो ये ट्रोपोपोज वो बाउंड्री है जो कि सेपरेट करती है ट्रोपोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से। जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फेयर से ऊपर जाते हैं, ट्रोपोपोज तक पहुंचते हैं, तो हवा ठंडी होने लग जाती है। तो इट मीन्स स्ट्रेटोस्फेयर पे जो टेम्परेचर है वो बहुत कूल होगा, यानी कि वहाँ बहुत ठंड होगी। इस स्ट्रेटोस्फेयर के स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि इस स्ट्रेटोस्फेयर में अल्लाह ताला ने एक गैस बनाई है जिसे कहते हैं ओज़ोन। ये ऑक्सीजन की तरह होती है। ये ओज़ोन का हमारे लिए क्या काम करती है? ये ओज़ोन गैस हमें प्रोटेक्ट करती है सन की उन रेज से जो कि हमें हार्म कर सकती हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ये जो ओज़ोन लेयर है ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड है विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सनलाइट। द नेक्स्ट लेयर आफ्टर स्ट्रेटोस्फेयर इज़ मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर की हाइट 50 से 80 किलोमीटर तक होती है और इसमें मीटियोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये मीटियोर्स क्या आते हैं स्टूडेंट्स? स्पेस में मौजूद कुछ डस्ट पार्टिकल्स या डेब्रीज या फिर स्टार्स के टूटने से जो पार्टिकल्स बनते हैं, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं तो वो बर्न हो जाते हैं। बर्न होने की वजह से जब वो तेज़ ज़मीन की तरफ आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उनके एक लॉन्ग टेल है। तो ये जो बर्निंग ऑफ डेब्री ऑफ स्पेस पार्टिकल्स है, जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं, ये हमें स्काई में एक ब्राइट शाइन लाइन की तरह नज़र आते हैं, जिन्हें कहा जाता है मीटियोर। The next layer is thermosphere and it expands up to 80 to 700 kilometers. इस थर्मोस्फेयर के अंदर स्टूडेंट्स हमारे स्पेस क्राफ्ट और सैटेलाइट्स वो ट्रैवल करती हैं, और इस थर्मोस्फेयर का एक बहुत ही स्पेशल फिनोमेना होता है जिसे कहा जाता है ऑरोरा, जिन्हें हम पोलर लाइट्स या नॉर्दर्न लाइट्स भी कहते हैं। ये एक ब्यूटीफुल नेचुरल फिनोमेना है लाइट का, जिसमें स्काई पर आपके पास बहुत ब्यूटीफुल सी लाइट्स क्रिएट होती हैं। अबव थर्मोस्फेयर देयर इज़ द लास्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर विच इज़ नोन एज एक्सोस्फेयर, जो कि थर्मोस्फेयर के बाद स्टार्ट होती है। स्टूडेंट्स, इस एक्सोस्फेयर के बाद यानी कि अबाउट 1600 किलोमीटर जब हम ज़मीन से ऊपर चले जाते हैं तो उसके बाद बिल्कुल स्पेस है, यानी कि वहाँ कोई एयर मौजूद नहीं है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट स्टार्स, सन और डिफरेंट प्लैनेट्स भी मौजूद हैं। लेकिन स्टूडेंट, शायद आप ये लोग ज़रूर सोच रहे हों कि जब हम
ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमें तो कोई लेयर नज़र नहीं आती, हमें तो सब एक जैसा नज़र आता है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो हमारी एयर है वो जिन गैसेस पे कंपोस्ट करती है उनका कोई कलर नहीं होता, तो हमारी एयर का तो कोई कलर ही नहीं है, इसलिए इन लेयर्स को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते देखकर। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एटमॉस्फेयर एंड विंड। स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर के बारे में तो अभी हमने देखा कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। द ओशन ऑफ एयर अबव अस इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट्स, जब आपने एटमॉस्फेयर की लेयर पढ़ी तो आपने ये भी देखा कि हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर मौजूद होती है जिसे कहा जाता है ओजोन, जो कि हमें सन की हार्मफुल रेस से प्रोटेक्ट करती है। तो स्टूडेंट्स, की जो एटमॉस्फेयर है ये हमें प्रोटेक्ट करती है ताकि हमारी ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए। कैसे? जो सन से रेज़ आती हैं वो ओजोन लेयर से टकराकर हार्मफुल रेस वापस चली जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़मीन में अगर कुछ गर्म जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हीट भी जो है वापस स्पेस में चली जाती है। अगर ऐसा ना होता तो हमारी ज़मीन जो है वो गर्म होती जाती और हमारे प्लांट्स, एनिमल्स और हमारे लिए यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता। तो जो एटमॉस्फेयर की लेयर है ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं, हमारी ज़मीन को ज़्यादा गर्म ना होने से बचाती हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, ये जो एटमॉस्फेयर है ये एयर से बना हुआ है, तो ये जो एयर की जो मूवमेंट होती है इसे हम कहते हैं विंड, यानी कि मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, जिसे हम कहते हैं हवा का चलना। लेकिन स्टूडेंट्स, की हवा चलती कैसे है, विंड प्रोड्यूस कैसे होती है जबकि हर जगह तो एयर मौजूद है? तो होता क्या है कि हवा जब गर्म होती है या ठंडी होती है तो इस वजह से आपके पास जो है वो विंड प्रोड्यूस होती है। तो क्योंकि स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि थर्मल्स में जो वार्मर एयर होती है वो ऊपर की तरफ मूव करती है, तो इसी वार्मर एयर्स को, करंट को, यानी कि थर्मल्स को यूज़ करते हुए बर्ड जो है वो ईजिली फ्लाई कर सकते हैं और पैराग्लाइडर्स भी इस थर्मल्स के फिनोमेना को यूज़ करके एयर पे फ्लोट करते हैं। स्टूडेंट्स, जब एयर वार्म होती है यानी कि गर्म होती है तो वो एक्सपेंड होती है और लाइट हो जाती है, जिसकी वजह से आप सब लोग जानते हैं जो लाइटर चीज़ें होती हैं वो ऊपर की तरफ मूव करती हैं। तो वार्म एयर जो है वो एक्सपेंड होने के बाद क्योंकि लाइटर हो जाती है तो वो ऊपर की तरफ जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास उसकी जगह कौन सी एयर ले लेती है? ठंडी हवा ले लेती है। ये जो आपके पास राइजिंग करंट है किसका? वार्मर एयर का, इसे हम कहते हैं थर्मल्स। और ये थर्मल्स कैसे बन रहे हैं? ये थर्मल्स आपके पास बनते हैं जब ज़मीन के करीब हवा जो है वो गर्म हो जाती है, वार्म हो जाती है, वो एक्सपेंड होती है और लाइटर हो जाती है, जिसकी वजह से राइजेस करती है। और इस वार्मर एयर का ऊपर की तरफ मूव करना, इसे हम कहते हैं थर्मल्स। आइए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, सी ब्रीज़। तो स्टूडेंट, सी ब्रीज़ क्या होता है? जैसे आप यहाँ अपनी स्क्रीन पर एक पिक्चर देख रहे हैं, उसमें लिखा है कि लैंड की तरफ से रेड कलर का एरो शो किया जा रहा है जो कि वार्म एयर लेकर जा रहा है लैंड से, कहाँ पर? सी की तरफ। और फिर कूल एयर जा रही है ओशन से लैंड की तरफ। तो ये होता कैसे है? स्टूडेंट्स, दिन के वक्त गर्मियों में हमारे पास जो ज़मीन है यानी कि लैंड है वो ज़्यादा तेज़ी से गर्म होती है वाटर के निस्बत। तो होता क्या है, आप सब लोग जानते हैं जब हवा गर्म होती है तो वो एक्सपेंड होती है और ऊपर की तरफ मूव करती है। तो यहाँ पर भी ये होगा कि दोपहर के टाइम गर्मियों में आपके पास जो लैंड है वो गर्म होने की वजह से वहाँ पर मौजूद एयर जो है वो वार्मर हो जाएगी, जिसकी वजह से वो एक्सपेंड होने के बाद ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी, जिसकी वजह से लैंड पर एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उस एयर की जगह लेने के लिए जो ओशंस हैं, समंदर्स हैं, वहाँ से जो ठंडी हवा है वो आ जाएगी लैंड की तरफ। तो ये मूवमेंट ऑफ कूल एयर फ्रॉम ओशन टूवर्ड्स द लैंड इज़ नोन एज सी ब्रीज़। आइए स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि लैंड ब्रीज़ किसे कहते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर एरो की डायरेक्शंस जो है वो रिवर्स है सी ब्रीज़ से। जो वार्मर एयर है वो ओशन से आ रही है लैंड की तरफ और जो कूल एयर है वो जा रही है लैंड से ओशन की तरफ। तो ऐसा क्यों है? जो रात के वक्त है स्टूडेंट्स, वो जो ज़मीन है, जो लैंड है, वो जल्दी ठंडी हो जाती है बनिस्बत वाटर के। वाटर ज़्यादा देर तक गर्म रहता है, जिसकी वजह से जब वाटर गर्म है तो वहाँ पर मौजूद जो एयर है वो भी वार्म हो जाएगी और वार्मर एयर आप सब लोग जानते हैं एक्सपेंड होती है और एक्सपेंड करने की वजह से वो ऊपर की तरफ मूव करती है। तो जब वार्मर एयर ऊपर की तरफ मूव करेगी तो जो नीचे ओशन में एयर का प्रेशर है वहाँ पर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से लैंड से जो कूल एयर थी वो मूव कर जाएगी टूवर्ड्स द ओशंस। तो मूवमेंट ऑफ कूल एयर फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स द ओशन ड्यू टू द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टूडेंट्स, आप सब लोगों ने देखा कि हम सब के ऊपर एयर का एक बहुत बड़ा मास मौजूद होता है जो कि बहुत हैवी है, और ये हैवी मास एयर का हम सब को जो है वो डाउनवर्ड अर्थ की तरफ प्रेस करता है। सो अर्थ का ये जो वेट है जो हम सब के ऊपर अप्लाई हो रहा होता है ज़मीन के ऊपर, इसे कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
स्टूडेंट्स, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये एल्टीट्यूड यानी कि हाइट के साथ साथ क्या है, कम होता रहता है। जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता रहेगा। इट मीन्स अगर हम सी लेवल पर हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज़्यादा है, लेकिन अगर हम किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा, क्योंकि हाइट बढ़ती जा रही है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वार्म एरियाज़ में लो होगा और कूल एरियाज़ में जो है हाई होगा। और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम इजीली मेजर कर सकते हैं एक डिवाइस के ज़रिए जिसे कहा जाता है बैरोमीटर। सो स्टूडेंट्स, ये जो एयर हम सब के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है ये हर डायरेक्शन से अप्लाई होता है, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर करते हैं। और ये कितना होता है 1 किलोग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। लेकिन स्टूडेंट्स, हमें ये एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ़ील क्यों नहीं होता? इसकी वजह ये है कि हम इसे फ़ील इसलिए नहीं कर सकते कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कर देता है, जिसकी वजह से हमें अपने ऊपर कोई भी प्रेशर या कोई भी वेट एयर का महसूस नहीं होता। नाउ लेट्स सी द इफ़ेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसे हम एयर प्रेशर भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस एयर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से जो विंड है यानी कि जो हवा है वो चलती है। कैसे? आप सब लोगों ने भी देखा, जो वार्मर एयर है वो ऊपर की तरफ जाती है और कूल एयर नीचे की तरफ आती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो विंड है यानी कि हवा चलती है। इसी एयर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से जो हमारे पास मौसम है यानी कि जो वेदर है वो चेंज होता है स्टूडेंट्स। और ये जो एयर है ये हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है। बिल्कुल इसी तरह जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ जाती है और जो ठंडी हवा है कूलर एयर वो नीचे की तरफ आती है। जो ये रेन क्लाउड्स हैं ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? ये लो प्रेशर एरियाज़ में प्रोड्यूस होते हैं। कैसे हैं? क्योंकि जब वार्मर एयर ऊपर की तरफ जाती है तो कूल एयर डाउनवर्ड आती है, जिसकी वजह से आपके पास रेन क्लाउड्स प्रोड्यूस होते हैं। वो एरियाज़ जहाँ पर एयर का प्रेशर लो होता है वहाँ पर डस्ट स्टॉर्म्स और हरिकेन्स यानी कि तूफ़ान वगैरह काफ़ी आते हैं। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्योंकि ये एल्टीट्यूड के हिसाब से, हाइट के हिसाब से चेंज होता रहता है। जब हम सी लेवल पर होते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं या हाइट पर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। तो इट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चेंज होने से सब्सटेंसेस का यानी कि सॉलिड और लिक्विड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी चेंज होता है। अगर हम सी लेवल पर किसी चीज़ को मेल्ट करेंगे या बॉयल करेंगे वो ज़्यादा टाइम लेगा, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होगा या मेल्ट होगा। लेकिन जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे, पहाड़ों पर जाएंगे, वहाँ पर वो कम टेम्परेचर पर बॉयल हो जाएगी चीज़, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है। स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्योंकि जब हम हाइट पर जाते हैं तो कम होता है, तो इसीलिए जो माउंटेनियर्स होते हैं या माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो उनके लिए वहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एयर प्रेशर कम है। इस वजह से वो माउंटेन क्लाइंबर्स अपने साथ ऑक्सीजन टैंक लेते हैं ताकि वो इतनी हाइट पर, इतने हाई एल्टीट्यूड पर जाकर भी ईज़िली सांस ले सकें। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास कुछ एयर प्रेशर के इफ़ेक्ट्स। आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। Now let's summarize what we have learned today. We have learned that air is composed of 5 layers, and these layers are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. We have also learned that a layer is present in the stratosphere which is known as ozone, और ये ओजोन ऑक्सीजन की तरह होती है जो हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है सन की हार्मफुल रेज से। बिल्कुल इसी तरह ये जो एटमॉस्फेयर है ये हमें हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है ताकि वो ज़्यादा हॉटर ना हो जाए, जिसकी वजह से जो सन रेज़ हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होकर स्पेस में चली जाती हैं। इसी तरह जो आपके पास जो वार्मर एयर है उसका जो राइजिंग करंट होता है उसे हम कहते हैं थर्मल्स, और ये थर्मल्स आपको हेल्प करती है बर्ड्स को फ्लाई करने में और जो पैराग्लाइडर्स है उसको एयर पे फ्लोट करने में। साथ ही साथ हमने पढ़ा सी ब्रीज़ और लैंड ब्रीज़ के बारे में, किस तरह वार्मर एयर और कूल एयर के मूवमेंट की वजह से आपके पास सी ब्रीज़ और लैंड ब्रीज़ प्रोड्यूस होती हैं। जो ये एयर हमारे ऊपर मौजूद है इसका जो वेट होता है अर्थ के ऊपर, इसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और साथ ही साथ हमने ये देखा कि एटमॉस्फेरिक के हमारी ज़िंदगी में कितने ज़्यादा इफेक्ट्स हैं। So this is your homework, students. Do question number 4 and 5 on page number 50 in your book. Thank you so much, students. Take care of yourself and your family. Allah Hafiz.